नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में मस्त भी होंगे, व्यस्त भी होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे नेट सेट सिलेबस की यूनिट से पिता कहानी, और जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिता का अस्तित्व हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और वो लोग अभागे होते हैं जिनके जीवन में पिता का छत्र नहीं होता है। परिस्थिति के अनुसार और उम्र के पड़ाव से अनुसार ये जो पिता है, इनकी भूमिकाओं में, इनकी मनस्थिति में हमें तरह तरह के बदलाव दिखाई देते हैं। उनके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ जिद्दीपन, इस तरह के रूप हमें दिखाई देते हैं। इन्हें किसी की सलाह पसंद नहीं आती है, ना ही किसी के जो निर्णय होते हैं इनसे ये जल्दी सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात नोट करने जैसे ऐसी है कि पिता के सहवास में हमारा जीवन जो होता है वह स्वर्ग समान सुंदर हो जाता है। और बढ़ती उम्र के साथ पिता की इसी मनस्थिति का वर्णन करते हुए इस कहानी में ज्ञान रंजन जी द्वारा जो हमें जो बातें ज्ञात कराई गई है वह भी बड़ी मनोरंजक है। एक पुत्र अपने पिता को, जो कि उम्र के पड़ाव में बड़े हो चुके हैं और उन्हें हर परिस्थिति में वो खुश देखना चाहता है। वो चाहते हैं कि पिताजी के स्वभाव में बदल हो, उनके जीवन में भी कुछ खुशियाँ ला पाए। जिस तरह से पिताजी ने पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया था, तो वे भी चाहते हैं कि वे भी अपने जीवन में पिताजी को कुछ खुशियाँ दे पाए। पर पिताजी और उनके, यानी कि दो पीढ़ियों में कितना अंतर है, यह इस कहानी के माध्यम से ज्ञान रंजन जी ने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। पिता ज्ञान रंजन जी द्वारा रचित, और लेखक का परिचय थोड़ा पढ़ेंगे हम। ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के बहुचर्चित हस्ताक्षर हैं। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक अनुभव के उस आयाम को रूपायित किया है जो आज़ादी के बाद भी व्यापक स्वप्नशीलता के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ एक सामान्य असंतुष्टि और कटुता को भरा रहा था। हालांकि शुरू में ज्ञान रंजन के इस असंतोष और कटुता के पीछे काम करने वाले वृत्तहत्तर तत्वों का रूप स्पष्ट नहीं था, लेकिन लगातार लेखकीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उन्होंने वह क्षमता अर्जित कर ली जो समाज के सकारात्मक और निषेधात्मक पक्षों के बीच की सीमा रेखा को किंचित पहचानती है, और इस पहचान के बल पर सार्थक जनवादी लेखक की दिशा में अग्रसर होती है। मध्यम वर्गीय पात्रों के आत्मछल और सम्मोहन को अपने व्यंग का लक्ष्य बनाते हुए अपनी बात की कहानियों में मनोरंजन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका में पूरी तरह सार्थक और प्रभावी होना है तो उसे व्यक्तिवादी मौकापरस्ती को पूर्णतया छोड़कर व्यापक संघर्ष की दिशा अपनानी होगी। विडंबनाओं से पर्दा हटाना और सजीव वातावरण का निर्माण शायद ज्ञान रंजन की लेखनी के सर्वोत्कृष्ट गुण हैं। वातावरण न केवल सजीव होकर सामने आ जाता है, बल्कि पाठक का मन उसे महसूस करने लगता है। फिर क्रमशः लेखक का दृष्टिकोण और अधिक व्यापक होने लगता है, प्रत्येक कहानी के परिप्रेक्ष्य में महत्व ग्रहण करने लगती है। ज्ञान रंजन की कहानियाँ न केवल हमारे समाज की सही तस्वीर पेश करती हैं, बल्कि अपने समय के यथार्थ को गहरे से महसूस करवाती हैं। उनकी कहानियाँ सपाट नहीं हैं, बल्कि एक एक कहानी में से कई कई रंग उभरते हैं। विकास के प्रत्येक चरण ज्ञानरंजन ने अपनी क्षमताओं को अधिक मांझा है, परिष्कृत किया है। ज्ञानरंजन मध्यम वर्गीय जिंदगी की कुरूपता, विभत्सता और अश्लीलता में गहरे धंसे हैं। उन्होंने उसकी कोई भी दरार अनदेखी नहीं छोड़ी, और यह सब करते हुए भी रचनाकार के रूप में जिस तरह अपनी तटस्थता बनाए रखने में वे कामयाब हुए हैं, वह उनकी खास उपलब्धि है। आगे दिया है, मिलीजुली प्रतिक्रिया की कहानी का मूल कथ्य है। लगता है कुछ छूट गया है, देखते हैं।
ज्ञानरंजन की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता समकालीन यथार्थ पर उनकी मजबूत पकड़, अनुभवों की समग्रता एवं सहज मानवीय संवेदना। ज्ञानरंजन संबंधों और संघर्षों दोनों प्रकार की कहानियों में अनूठे हैं। उनकी कहानियाँ घर, परिवार, पिता, भाई, बहन अर्थात पारिवारिक संबंधों के बीच घटित होती है। कलह, फेस के इधर उधर शेष होते हुए संबंध, पिता, यात्रा, मनहूस बंगला और क्षणजीवी इसी जीवन सत्य का उद्घाटन करती है। कृपया नोट कर लीजिए, यह इनकी कहानियों के नाम दिए गए हैं। कहानियाँ घर, परिवार, पिता, बहन अर्थात परिवार संबंधों के बीच इनकी कहानियाँ जो घटित होती हैं, और इनके कहानियों के नाम दिए हैं कलह, फेस के इधर उधर शेष होते हुए और संबंध, पिता, यात्रा, महसूस, बंगला और क्षण जीवी इसी सत्य का उद्घाटन करती है। यह इनकी कहानियों के नाम है। पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त हुआ है। कृपया नोट कर लीजिए कि दो पीढ़ियों के बीच, पिता और पुत्र, इनके पीढ़ी के बीच में संघर्ष व्यक्त हुआ है। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिलीजुली प्रतिक्रिया ही कहानी का मूल तथ्य है। और देखते हैं कि हमारे आज के जीवन में भी यह जो कहानी है बिल्कुल पूरी तरह से लागू होती है। आज के जीवन में भी इन दोनों पीढ़ियों को इस तरह के संघर्ष को आगे जाना पड़ रहा है। पिता कष्टों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और इसीलिए सहज प्राप्त शहरी सुविधाओं को दृढ़तापूर्वक उपेक्षा करते हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि पिताजी किन बातों की उपेक्षा करते हैं? शहरी सुविधाओं। पिता कहानी दृश्य के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन वह दृश्य ही इस स्थिति का बोध कराने को बाध्य करता है कि पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह है, जिनसे टकरा कर नई पीढ़ी अपनी स्थिति को दयनीय होती महसूस करती है। मैंने इस कहानी के शुरू में ही बताया था कि यह परिस्थिति उद्भव होती है कुछ मनस्थिति के कारण, बुढ़ापे के कारण, उनके विचारों के कारण और तनाव के कारण भी, कि दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर है, उनकी सोच में जो अंतर है, उसका ही यह एकमात्र कारण होता है। यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अभी लोग पूरी तरह टूटे बिखरे नहीं हैं। नई पीढ़ी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन उसे अभी तक मूल्यबोध का कोई स्थायी रूप प्राप्त नहीं हो सका है। नई जीवन पद्धति के अनुसार आचरण करने और उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पिता के अंदर एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़ी होकर सबसे निहायत पीढ़ी और दयनीय बनाते रहना बेटों के मन के उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा करता है या एक प्रतिष्ठा की जिद भर देता है कि वे उनके अस्तित्व को ही नकारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। पुरानी पीढ़ी की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार न पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुरानी पीढ़ी की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार न पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, जिसका मुकाबला करने की शक्ति अभी भी उसमें नहीं आ सकी है। यही शक्तिहीनता और उसकी स्थिति को व्यंग्यात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है और पुरानी पीढ़ी के पूरी तरह चुक जाने की प्रतीक्षा करते करते स्वयं असमयवृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाती है। इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उनके प्रवाह में असहाय होकर बहते जाने की प्रक्रिया आज की सबसे दारुण त्रासदी है। कृपया नोट कर लीजिए कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि ये जो इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उसके प्रवाह में असहाय होकर बहते जाने की जो प्रक्रिया है, वह आज की दारुण त्रासदी है। यह बदलती हुई मानसिकता और उस मानसिकता के साथ साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी है। इसमें पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश में कटते चले जाने का दर्द बहुत शिद्दत के साथ उभर कर सामने आता है। ज्ञानरंजन की पहली कहानी संभवतः मनहूस बंगला सन 1960 में प्रकाशित हुई थी। कृपया नोट कर लीजिए। वन लाइनर प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ज्ञानरंजन की सबसे पहली कहानी का नाम इनमें से है, तो ये है मनहूस बंगला, जो कि सन
1960 में प्रकाशित हुई थी। मनहूस बंगला। जब नई कहानी अपने शिखर की उपलब्धियों और धुआंधार प्रचार प्रसार द्वारा पूर्ववर्ती कहानी को अपदस्थ करके अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल करने में जुटी हुई थी, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर जैसे लेखकों की प्रयत्नशीलता भी इसके केंद्र में थी। कृपया नोट कर लीजिए कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर जी, ये जो लेखक है, यह नई कहानियों के लेखक है और इनका जो वर्ष शुरू हुआ था अपने कार्य का, वह 1960 के दौरान का है। नई कहानी के ये रचनाकार जिंदगी की भयावहता से उतरे परेशान नहीं थे जितना आपकी रचना और अपनी रचना और अपनी उसकी प्रतिष्ठा को लेकर। यहाँ तक जहाँ तक ज्ञान रंजन का संबंध है, वे रचना और अपनी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट संबंध भावना का निर्माण करते हैं, जिसमें रचना के प्रति प्रतिबद्धता का नारा लगाते हुए निजी जिंदगी के लिए सुविधाएं और साधन जुटाने की मंशा पूरी करने वाले तथाकथित प्रतिष्ठित रचनाकारों का घृणित छदम नहीं है। उनका कहना है कि मेरे लिए साहित्य जिंदगी से बड़ा प्रश्न नहीं है। कृपया नोट कर लीजिए, आजकल भूमिकाओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर ये लाइन आपसे पूछी गई तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें लिखा है कि मेरे लिए साहित्य जिंदगी से बड़ा प्रश्न नहीं है। साहित्य के प्रति लोभ होना आदमी को बेईमान और समाज के प्रति एंटी बना सकता है, जो मुझे प्रिय नहीं है। पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस लेखक के द्वारा कही गई है, तो यह जो है ज्ञानरंजन के द्वारा कही गई है। ज्ञानरंजन परिधि से केंद्र की ओर चलने के बजाय केंद्र से परिधि की ओर चले हैं और उनकी इस यात्रा को बराबर विस्तार मिलता गया। उन्होंने व्यक्ति को परिवार के बीच से उठाया और जहां वह अपने विशिष्ट रूपों माँ, पिता, पत्नी, प्रेमिका आदि में उपस्थित होकर अपनी प्रासंगिकता, अप्रासंगिकता, शक्ति और दुर्बलता तथा सोच एवं संवेदना के माध्यम से विश्लेषित होते हुए अपनी ऐतिहासिक प्रवृत्ति का परिचय देते हैं, जो समूचे समाज, जाति और राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप का परिचय बनती है। जीवन के प्रति ज्ञानरंजन की दृष्टि बड़ी तीखी और आलोचनात्मक है। वे बहुत तटस्थ होकर मानवीय संबंधों की छानबीन करते हैं। वे संबंधों और परिस्थितियों की विडंबनाओं और विसंगतियों को बड़ी निर्भीकता से सामने लाते हैं। व्यंग ज्ञानरंजन का एक अचूक हथियार है। वे छोटे वाक्यों में गहरा व्यंग करते हैं, कभी ईश्वर पर, कभी रूढ़ियों पर, कभी आचरण के विरोधों पर। व्यंग को उनकी कहानियों से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी प्रायः सभी कहानियाँ परिवार को केंद्र में रखकर उनके रिश्तों और समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। पारिवारिक रिश्तों और उनकी कुंठाओं को कहानीकार ने बारीकी से पकड़ा है। ज्ञानरंजन को इस बात के लिए दंड देना चाहिए कि पुरानी पीढ़ी के एक प्रतिनिधि पिता का चित्रण उन्होंने सशक्त एवं यथार्थवादी ढंग से किया है। यह दंड देने की जो बात की है, तो यहाँ दंड देना यानी कि उन्हें सराहना करना है, ना कि उन्हें सच में किसी भी प्रकार का दंड देना है। वास्तविकता में यह कहानी उन तथ्यों को संबोधित करती है, मिलती जुलती है एकदम तंतोतंत। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वे उन्हें दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ दंड का अर्थ है कि उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, जिससे पिता का चरित्र अत्यंत प्रामाणिक रूप में उभर सकता है। तो आइए, इस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है, कृपया नोट कर लें। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल को बिजली जलाई। आजकल के परीक्षा पैटर्न के अनुसार लाइन देकर भी पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी की शुरुआत में आई हुई है, तो यह पिता कहानी की शुरुआत में आई है और पंक्ति है, उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। कृपया नोट कर लीजिए,
पूछा जा सकता है आ गए और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं? लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी से खलल पड़ जाएगी जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात एक ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। कृपया नोट कर लीजिए कि ये कौन से नगर में रहते हैं। इस नगर का नाम है घनश्याम नगर। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब तक लोग एक गहरी प्रहरी की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यो उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते। कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि गर्मियों के 11:30 बजे, यानी कि ये सर्दियों की बात हो रही है, यानी कि अब ये जो कहानी बताई गई है तो ये सर्दियों के दिनों की है। और उदाहरण देकर कहा गया है कि गर्मियों के दिनों में 11:30 बजे तक भी लोग सोते नहीं हैं। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि गर्मियों के दिनों में लोग कितने बजे तक जागते हैं, तो 11:30 बजे तक। यूँ उनके घर में भी सभी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते। तो ये सब कहानी जो पुत्र द्वारा व्यक्त हो रही है उसके द्वारा उसके लिए यह बताया जा रहा है। आज बेहद गर्मी है, बेटा कह रहा है, जो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है कि गर्मी, सर्दियों के दिन है लेकिन बेहद गर्मी हो रही है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी तक सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यो लगा कि अब अगर सोने की चेष्टा शुरू हो गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिड़ाती सी आवाज़ भी कर रहा है, यानी कि घर का जो पंखा है वह बहुत पुराना हो गया है, उससे आवाज़ें आ रही है। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि पिता ने किसे डांट कर चुप कराया? बिल्ली को। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। हट! फिर हट हट चिल्लाए। वह जब घूम घूम कर फिर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। बेटा भी बाहर से घर में आया है, उसने पिता की हालत देखी और वह घर में चला गया है। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह ज़रा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कृपया नोट कर लीजिए। यह पंक्ति पूछी जा सकती है, हमें क्या, भोगे कष्ट। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो यह कहानी पिता कहानी से ली गई है और इसका संदर्भ यही है कि बेटा चाहता है कि पिताजी को वो अच्छी परिस्थिति में रखने की कोशिश करता है। पिता उसका उपभोग ले, पर पिता यह मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झाँका। सड़क की बत्ती छाती पर है,
यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं, तो यह पंक्ति नोट कर लीजिए। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झांका। यह पिता कहानी से ली गई है। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे हैं। पंखे की ठंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। कृपया नोट कर लीजिए, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो प्रस्तुत कहानी पिता। उसका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हूँ हूँ करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेध में न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुनावे लगते हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि पिताजी हुंसा से लेते हुए कौन सा शब्द कहते हैं। ऑप्शन में कई तरह के ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है, तो आपका सही उत्तर होगा हे ईश्वर। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। कृपया नोट कर लीजिए कि जो पेडस्टल की बात हुई है वह किसके लिए खरीदा गया है। वह खरीदा गया है, इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। तो जो खरीदा गया पेडस्टल है वह किसके लिए लगता है, तो वह दादी अम्मी के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। अब बेटा सोच रहा है कि घर में बिजली है, पंखा है, फिर भी पिता आंगन में सोते हैं बिना पंखे के। तो यही उनके लिए कष्ट होता है और पिता का कष्ट देखकर उसे भी कष्ट हो रहा है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। तो पूछा जा सकता है कि गजब क्या है, तो ये पिता की जिद जो है यह गजब है, पिता की जिद। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता कितने आनों के रिक्शे के लिए घंटों घंटों खड़े रहेंगे। 2 आने के चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सब के लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें कम से कम या नहीं शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। चिरौरी यानी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, कन्विंस करने की कोशिश करते थे, पर सबको पता चल गया कि पिता तो मानने से रहे। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। कृपया नोट कर लीजिए, लाइन देकर पूछा जा सकता है कि किस कहानी से है, तो पिता कहानी से है। और उन्होंने क्या कहा है, आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर आकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। कृपया ये भी नोट कर लीजिए कि पिताजी कहाँ कुल्ला दातुन करते हैं, तो बाहर के बगिया के नल पर। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में बड़े उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम बस आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। अब जो इनके बड़े भैया हैं, इन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से
गुसल खाने में बड़े उत्साह के साथ क्या लगाया था? शावर। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि बड़े भाई ने पहली तनख्वाह से घर में क्या लगवाया था? तो शावर। लेकिन पिता को अरसे से हम बस आंगन की में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चिपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पेट का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उनके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह न प्रकट किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। दादा भाई किस लिए निराश हो गए? कि पिता ने किसी भी बात पर खुशी नहीं जताई। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? पिता आसानी से उसे टाल गए। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है लाइन देकर कि आप आराम से अंदर क्यों नहीं नहाते। यह किस कहानी से ली गई है? तो यह पिता कहानी से ली गई है। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। यहाँ पर नोट कर लीजिए कि पहले यहाँ पर शॉवर की बात हुई है, फिर लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई जो बिस्कुटें हैं, महंगे फल है, इनमें भी पिता को कोई रुचि नहीं है। कभी लेते भी है तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात पर ज़रूर में ही जोर देते हुए। अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। कृपया नोट कर लीजिए कि पिताजी कौन कौन सी बातें केवल मानते हैं अपने जीवन में? अपनी अमावट यानी कि खाने की चीज़, गजक और दाल रोटी। पिताजी खाने में क्या क्या पसंद करते हैं? अमावट, गजक और दाल रोटी। इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज़ में कोई रस नहीं है, वे प्रभावित नहीं होते हैं। कृपया नोट कर लीजिए, पिता के खाने में अमावट, गजक और दाल रोटी होती है। वह अपना हाथ पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और इसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाते और दिल्ली के एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते हैं, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता के लिए कहाँ से सेब आते हैं? कुल्लू से। यह प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया है कि पिता के लिए, पिता कहानी में पिता के लिए कहाँ से सेब मंगवाए गए हैं? तो कुल्लू से। और जो धोती मंगाई गई है वह दिल्ली एम्पोरियम से। कृपया नोट कर लीजिए। तो उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, पर अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाढ़े बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं, क्योंकि पिता उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं और किसी भी बात में उनका मन नहीं रखते हैं। लद लद बाहर आम के दो सिकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। कृपया नोट कर लीजिए। प्रत्येक पैरा की लाइन नोट करते चलिए। आजकल की प्रश्न पत्रिका में प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं लाइन देकर कि यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं। तो ये जो लद लद होकर बाहर आम के दो सिकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई, तो यहाँ पर आम इस फल का नाम लिया गया है। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और एक खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। कृपया नोट कर लीजिए। पूछा जाए अगर कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पिता कहानी से। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर चिढ़ते चिचियाते कुत्ते को हटकाया। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता ने किसे हटकाया? सड़क पर चिचियाते हुए कुत्ते को। तो यहाँ पर अब तक दो प्राणियों के नाम लिए गए हैं, एक तो शुरुआत में बिल्ली और यहाँ पर कुत्ता। आजकल के परीक्षा पैटर्न के अनुसार ये बातें भी पूछी जा सकती है कि इसमें कौन से फलों के नाम आए, कौन से प्राणियों के नाम आए हैं, कौन सी चीज़ों के नाम आए हैं। तो कृपया आप इनको नोट करते हुए चलें। उसे यहाँ खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए।
ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभी सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। मेरे बेटे को भी उनके कपड़ों से बहुत दिक्कत हो रही है कि कई बार समझाने पर पिता अपनी जिद पर ही अड़े रहते, किसी भी हाल में सोसाइटी में घूमते रहते हैं। तो उसके मन में यही विचार होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और ये बिल्कुल हमारी आज की जो पीढ़ी है उससे भी बिल्कुल मिलती जुलती है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठी ये झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। कृपया नोट कर लीजिए कि आप जाइए ना भाई, यहाँ से लेकर मुझे क्यों घसीटते हैं, यहाँ तक पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है। तो यह पिता द्वारा कही गई पिता ही कहानी से ली गई है। लोगों को बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाती है। उन्होंने घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हार खिसकते रहेंगे। तो यहाँ पर कमरे से पहले एक भाई, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा, यानी 4 लोगों की यहाँ पर बातें हुई है। यानी कि पिता के कितने बच्चे हैं? 4। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता। विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ की सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम सभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असमृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर हो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र है, वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगारेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। कृपया नोट कर लीजिए, कमरे में घूमने या सिगारेट पीने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वही करता। प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कहानी से ली गई है? पिता कहानी से ली गई है। उसने जो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी, वह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। कृपया नोट कर लीजिए कि वह पिछले जाड़ों में लेखक जो है अपने पिता के लिए क्या लाया था? एक बेहतरीन कोट का बेहतरीन कपड़ा लाया था। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राज़ी हो गए और खुलदाबाद के किसी लपंटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता ने अपनी जो कोट है कहाँ से कौन सी जगह से सिलवाई? खुलदाबाद के किसी लपंटू दर्जी के यहाँ से सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ। कृपया यहाँ नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो लेखक है उसका नाम है सुधीर। इस कहानी का जो पात्र है उसका नाम है सुधीर, और वह अपने पिता से कह रहा है कि कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। कृपया इसे भी नोट कर लीजिए कि यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। यह पंक्ति पिता कहानी से ली गई है, और यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह सुधीर द्वारा, यानी कि लेखक द्वारा कहा गया है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली,
वह उठे, मैं सबको जानता हूँ। वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे छोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता ने कहाँ के सिले कोट पहने हैं। तो यहाँ पर कलकत्ता, दो जगहों के नाम आए हैं यहाँ, खुलदाबाद और कलकत्ता। और पिता ने कलकत्ते के हाल एंडरसन इस यहाँ से अपना कोट सिलवाया है। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता ने कलकत्ता के किस जगह से अपना कोट सिलवाया है। तो हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, तो ठीक है, हाल एंडरसन से यूरोपियन लोग भी कपड़े सिलवाते थे। कृपया नोट कर लीजिए। प्रश्न अगर पूछा जाए कि पिता कहानी में यूरोपियन लोग अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते थे इनमें से, तो ऑप्शन में जो दिया जाएगा अगर उसमें हाल एंडरसन है तो यह आपका सही उत्तर होगा। ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया है पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने की किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। कृपया नोट कर लीजिए कि यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो यह पंक्ति सुधीर द्वारा और पिता कहानी से कही गई है। ए पिता, बाहर अब अकबकाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, उसका मन मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वे गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र है। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। कृपया यहाँ पर नोट करेंगे कि अभी यहाँ पर ग्रंथों के नाम दिए हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि पिता कितने ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। तो केवल 2। और कौन कौन से? नियमवत रामायण और गीता। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण और गीता। और वह लंबे 35 वर्षों से अखंड केवल रामायण और गीता। यह भी पूछा गया है कि लंबे 35 वर्षों से वह कौन सा ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 ही पुस्तकों में जिंदगी कैसे 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देखकर बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। तो कृपया यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ सुधीर की पत्नी का नाम देवा है। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तर पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। यानी बच्चा जो उठा था वह दूध पीते पीते सो गया। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े ज़बरदस्त है इस समय। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी की तरह गए ही होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की
स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल करके सिंहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरकस कोई भी बच्चे यह नहीं चाहते कि उनके सिर से माता पिता का छत्र चला जाए, इसीलिए लेखक भी ऐसे ही सोच रहा है कि उसके पिताजी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, वे तो उनके साथ हमेशा जिएंगे। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव भी आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का सा जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पितरों के बीच, तो वह उन्हें जबरन पंखे के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। कृपया नोट कर लीजिए, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। ये प्रस्तुत जो पंक्ति है किस कहानी से ली गई है? तो पिता कहानी से ली गई है, और यह जो पंक्तियां है यह सुधीर द्वारा कही गई है। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है, और पिता पर इस तरह चिल्लाने से उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर तो है, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को भी पसारा नहीं, यानी कि कभी उन्होंने पुत्रों की बात नहीं मानी है। लगता है दीवारों पर पसीना चूहा चूहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। गर्मी के मौसम से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। अब उसे कोई घटना याद आ गई है। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये भेजता रहा। कृपया यहाँ पर नोट कर लीजिए कि लेखक का जो भाई है वह किस में काम करता है? वायुसेना में। और वह कौन से पद पर है? तो वायुसेना में कप्तान के पद पर। उसने भाई के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक कितने पैसे भेजे हैं? तो 50 रुपये भेजे हैं। और कितने वर्षों तक? तो 2 वर्षों तक। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए कृपया इन्हें नोट करते जाइए और इनके अलग अलग प्रश्न बनाइए। जैसे कि भाई ने बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए कितने वर्षों तक पैसे भेजे? 2 वर्षों तक। और कितने पैसे भेजे? 50 रुपये। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने पर घर आया। कृपया नोट कर लीजिए कि भाई किस अवकाश में घर आया था? होली अवकाश में घर आया था। पिता ने उसके हाथों में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता ने उसे कितने रुपए दिए? 1200 रुपये। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और बल्कि खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भाव भी हुआ। उसने अपने को छोटा सा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, या न चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त है कप्तान भाई। कृपया नोट कर लीजिए, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त है कप्तान भाई, यह पूछा जा सकता है। यह पंक्ति पिता कहानी से ली गई है। उसे लगा पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पूछा जा सकता है कि किस कहानी से ली गई है? पिता कहानी से। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर
सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोडशेड से उठती थी इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट के ग्रैंड ट्रक पर होकर आती धूमनगंज की, और इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़े के टप टप। कृपया यहाँ पर नोट कर लीजिए कि कौन कौन से चीज़ों के नाम आए हैं। इंजन और कंक्रीट के ग्रेड के ट्रक, इंजन, ट्रक और इक्के दुक्के लौटते हुए घोड़े। कृपया नोट कर लीजिए कि यहाँ पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन कौन से साधनों का नाम लिया गया है। इंजन, ट्रक और घोड़े। न झगड़ते कुत्तों की भौंक भौंक, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सता के बोल रहा है। कृपया नोट कर लीजिए, उल्लू का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो अब तक कितने प्राणियों के नाम लिए गए हैं? बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और उल्लू। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास कोई आवाज़ अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टन टना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रेन का तेज़ लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर अभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलने समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खंकार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। कृपया नोट कर लीजिए, यह पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं। तो यह पंक्ति जो है पिता कहानी से ली गई है। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की से बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी भी उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली है। कृपया नोट कर लीजिए, हे राम तू ही सहारा है, यह पंक्ति किस कहानी की है? पिता। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज में काफ़ी शोर हो उठते कहाँ हैं। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वह सुराही से प्याले में पानी से लेकर अपनी खटिया की बांध तक तर कर रहे हैं। कृपया नोट कर लीजिए कि पिता ने कहाँ से पानी लिया है? सुराही से। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर को सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर, थोड़ी देर बाद पंखा ज़मीन पर
गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे में स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा कि अब पिता निश्चित रूप से सो गए होंगे शायद। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। और ये जो कहानी है बड़ी ही मार्मिक ढंग से ज्ञान रंजन जी ने लिखी है। यह कहानी तत्कालीन परिस्थिति में लिखी गई है, परंतु यह आज के भी समय में हमारे जीवन से बिल्कुल मेल मिलाप रखती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने यहाँ पर जो बातें मैंने अंडरलाइन करने के लिए, नोट करने के लिए बताई है, आपने नोट कर लिए होंगे। और यकीन रखिए कि ये सारे नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। इसी के साथ हम यहीं रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।